अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। 26वीं आइनी तरमीम आइनी कहते हैं, पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, मुझे तो नहीं पता। बहरहाल कहते हैं कि आइनी तरमीम आपने देखा कि वो जिस तरीके से मंजूर हुई हो गई, और मेरे नज़दीक तो खैर ये मुकम्मल तौर पर गैर आइनी है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था कि मैं इस बात के ऊपर कायम हूँ कि अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का, जो आइन और क़ानून कहता है, उस हिसाब से तो ये है कि हर किस्म के आइनी और क़ानूनी मामला जो काबीना में लाए जाएं, उसके लिए ज़रूरी होता है कि काबीना और जो है ठीक हो, काबीना की फॉर्मेशन दुरुस्त हो, और ख़ास तौर पे जो आपकी जो ऐवान है, जो आपकी जो असेंबली है, उसकी फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। ठीक से मुराद मेरी मुकम्मल होनी चाहिए। तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि केपी में 11 सेनेटर तो है ही नहीं, हाउस ही मुकम्मल नहीं है, वहाँ तो कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन बहरहाल चलें, क्या कह सकते हैं, बादशाहों की हुकूमत है, ताकतवरों की हुकूमत है, ताकतवरों ने इस तरमीम को मंजूर करवा दिया। देखें, लोग पहले बहुत कुछ कहते रहे, मैं पुरानी बातों में नहीं जाऊँगा। मुझे ये पता था कि ये तरमीम आएगी, और ये मुझे इसलिए पता था, और मैं साथ में ये भी कहता रहा था कि तरमीम न सिर्फ आएगी बल्कि मैंने ये भी कहा था कि मंजूर हो जाएगी, और वो तरमीम मंजूर हो गई। उसकी वजह यह है कि इस तरमीम को असल में इसलिए लाया गया है कि वो पाकिस्तान की जो अदलिया है उसको मातहत करना चाहते हैं ताकतवर इदारों की। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। और इसके अलावा इसका जो दूसरा अहम मकसद है वो ये है कि इमरान खान को जो सज़ाएं दूसरी अदालतों से नहीं दिला पाए, वो इन अदालतों के ज़रिए इनको क्या कहते हैं कि सज़ा दिलवाई जाए। क्योंकि जो पाकिस्तान की जो अदालतें हैं, जो मौजूदा अदालतें थीं, जिसमें हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के जजेस ने कह दिया कि भाई हम तो गलत काम नहीं करेंगे। उन्होंने गद्दारी से ताबीर किया गया उनकी बात को, उनको मुल्क दुश्मनी से ताबीर किया गया। कुछ लोगों के खिलाफ रेफरेंस भी खुल गए, और साथ में फिर आपने पता है कि फिर देखा तो जनाब सुप्रीम कोर्ट से भी बात आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की एक स्टेटमेंट आया, और जनाब उसकी 2 दफ़ा जो है वो भी आई, आपने सुनी, वजाहतें भी आई। तो ये सारी चीज़ें देख के ताकतवर हलकों ने कहा कि जो हमें टास्क मिला था हमारे आकाओं की तरफ से, तो वो तो इसमें रुकावट बन रहे हैं, तो इसलिए ये अब लाई गई। अब चलिए, आ गई ये तरमीम। अब ये मैंने आपको कहा था पहले भी, अगर आपको याद हो, अगर मेरे व्लॉग आप देखते हैं, गौर से देखते हैं, तो मैंने कहा था कि ये जब तरमीम आएगी तो फिर ये तरमीम जो है ना, फिर ये अपने साथ बहुत कुछ लेकर आएगी। क्योंकि जब इतनी सारी आई ना, एक इतनी आइनी तरमीम जब आई है, आपको पता है एक आइन होता है तो आइन के अंदर फिर ये हो गया, ये हो गया, ये एडिशन, वो एडिशन, यहाँ कॉमा लगा के फिर एक जुमला लगा के फिर आगे फुल स्टॉप, फिर इस तरह जो हेरा फेरियाँ होती हैं ना ड्राफ्ट के अंदर, तो अब इसी तरह ये तरामीम में भी होती हैं। अब इस तरामीम के बाद कुछ चीज़ें ज़रूर आएंगी, उसे 27वीं तरमीम कह लें या कोई एडिशन कह लें, इसमें आएंगी चीज़ें ज़रूर। और जिस तरह वो मौलाना साहब फरमा रहे थे ना कि वो मैंने एक बड़े क्या कहा था उन्होंने, वो मैंने नाक का सर कुचल दिया। वो मौलाना साहब ने नाक का सर कुचला नहीं है, मौलाना साहब ने दरहकीकत उस नाक को फ़िलहाल दूध पिलाया है। ये 26वीं आइनी तरमीम जो है, गैर आइनी तरमीम जो है, इसको मंजूर कराकर। अगर मौलाना साहब कौमी असम्बली के अंदर नहीं जाते और ना वो सेनेट के अंदर जाते, तो आप यकीन करें ये तरमीम नहीं होती। लेकिन मौलाना साहब को क्या डर था, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, और तमाम सियासतदानों को क्या डर था कि जनाब मार्शल लॉ आएगा। मैंने मौलाना के इंतहाई करीबी दोस्तों से पूछा कि यार ये वजह क्या है, क्या मौलाना को नजर, उन्होंने कहा कि जनाब वो ताकतवर हलकों की तरफ से पैगाम था, नहीं होगा तो हम सबको घर भेज देंगे, सबके केसेस खोल देंगे। भाई खोल देते केसेस खुल जाते, झूठे खुलते, सच्ची खुलते। इमरान खान के खिलाफ भी तो केसेस है ना, आपको कौम के साथ खड़ा होना चाहिए था ना। मेरा तो ख्याल ये है कि ये गलत फैसला किया इन्होंने। अब मौलाना साहब वो कहते हैं, बड़ी मौलाना साहब ने कोशिश की, आपको पता है इतनी देर तक, वो कहते हैं कि आपको पता है कितनी देर तक मौलाना ने रोक के रखा। तो मैंने कहा जनाब मेरे नज़दीक फिर ये रोकना तो ऐसा ही है कि जैसे कोई सारी रात जो है इबादत करे, रोए और गिड़गिड़ाए, और जब सुबह फजर का टाइम हो तो वो शराब पी ले। मैं तो इसको यही समझता हूं कि फायदा क्या हुआ उनके इतने रोकने का, कोई फायदा नहीं हुआ। तो अब क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि अब नई चीजें आएंगी, क्योंकि अब जो ताकतवर हलके हैं, जो नजर ना आने वाली मखलूक है, खलाई मखलूक है, पता नहीं क्या है वो, अल्लाह जाने, वो अब ताकतवर हो गई है। उसको मजीद पुख्तगी हो गई है कि ये कौम जो है और ये तमाम सियासतदान जो है, ये हमारे आगे कुछ नहीं कर सकते। यही वजह है कि अमूमन
जो ताकतवर हलके हैं, साफ कह देता हूं, कुछ जर्नल्स जो है वो हमेशा जो है, जैसे मैंने ट्वीट में भी कहा था कि सियासतदानों का मुंह काला करते हैं, और कुछ हमारे सियासतदान भी ऐसे हैं इल्ला माशाल्लाह जिनको कि अपना मुंह काला कराने का बड़ा शौक है, बड़े फख्र से अपना मुंह काला कराते हैं, जैसा कि कल इन्होंने सियासतदानों ने मुंह काला कराया। मेरे नजदीक मुंह काला कराने के मुतरादिफ है। मैं तो आपको तजिया बड़ा साफ देता हूं, मैं लगी लिपटे बातें नहीं करता कि ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो यूं था तो यूं था। साफ बात होनी चाहिए, तजिया लोगों के जहन को खोलना चाहिए ताकि पता लगे हो क्या रहा है मुल्क में। तो ये बुनियादी तौर पर कल जो कुछ हुआ है ना, ये सियासतदानों ने, ये जो सियासतदान जो बदउनवान जिनको लाया गया था, उनके ऑलरेडी कालिक जो है मुंह पे मली हुई थी, उन्होंने मजीद जो है ना अपने मुंह पर जो है ना ताकतवरों के जरिए से अपना मुंह आगे कर दिया कि लीजिए सरकार और मल दीजिए। तवा जो तवे के नीचे हो ना उसको अच्छी तरह साफ करके मजीद हमारे मुंह पे, हम हमारे मुंह पे कालिक मल दें। अब वो काला मुंह ले लिया उन्होंने, अब वो कालिक मुंह पे मल के नवाज शरीफ साहब को भी इजाजत मिल जाएगी, वो लंदन जा सकते हैं। लंदन मैंने आपको पहले बताया, नवाज शरीफ को इसीलिए रोका गया था कि बेटे ये काम करा के जाओ। अब नवाज शरीफ साहब भी चले जाएंगे, बिलावल साहब भी पता नहीं कहीं अब वो जाएंगे बाहर, मेरा जहां तक ख्याल है दुबई जाएं या पता नहीं कहाँ जाते हैं, जाएंगे जरूर एक दो दिन में, क्योंकि वो जाकर फिर उन लोगों से बाहर दुबई में मुलाकात करेंगे जिनकी तरफ से इनको टास्क मिला है कि देखिए जनाब हमने तो ये कर दिया, जरा आप और मजीद जरा बटन दबाएं, पुश करें नजर न आने वाली मखलूक के ऊपर कि भाई अब मैंने तो बहुत कुछ किया, जरा मेरे साथ जो वादे वहीद हुए उसको जरा आगे लेके आए। लेकिन इस तमाम चीजों के अंदर किसी को कुछ नहीं मिलेगा तो मौलाना को कुछ नहीं मिलेगा। अब जो केक का, मैंने पहले दिन कहा था, केक का जो हिस्सा मिलेगा ना, वो हिस्सा सही माने में उठाएंगे कुछ पीपल्स पार्टी उठाएगी, और मुस्लिम लीग नवाज तो हो सकता है शायद कुछ मिला जाए इनको, क्योंकि इनसे हल्के मायूस भी हैं, लेकिन छोड़ेंगे इनको नहीं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नवाज को छोड़ देंगे, ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। फर्क अभी सिर्फ ये होगा कि पहले दो खानदान थे, एक शरीफ खानदान था, एक जरदारी खानदान था, अब एक जो है फजलुर रहमान खानदान हो जाएगा। कहीं ये बात कहीं 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 दूर 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 कहीं ये बात हुई कि जनाब दो तो आपके पास है ना मॉडर्न जागीरदार फैमिलीज, जैसे कि वहां पे डेमोक्रेट और रिपब्लिकन है, यहां आपके पास है ना दो, जरदारी खानदान और शरीफ खानदान। लेकिन दिस इज नॉट अमेरिका, अमेरिका नहीं, इस्लामी मुल्क है। एक इस्लामी खानदान भी जरा होना चाहिए जिसके पास जरा मजहबी टच वच हो ना, तो उसको भी आप जरा सामने रखें। तो उन्होंने कहा कि जनाब 3 खानदान लेके आए, जनाब 3 खानदान होने चाहिए, एक जरदारी खानदान, एक शरीफ खानदान और एक फजलुर रहमान खानदान। अज़ाय तरकीबी देख लें आप, फजलुर रहमान साहब के कितने भाई सियासत में, उनके बेटे भी सियासत में, और भी पीछे तैयार हो रहे हैं। तो ये तमाम चीजें ना जरा आप जहन में रखें कि जो कुछ यहां पर हो रहा है, यहां कुछ नहीं हो रहा, ये सब बाहर से हो रहा है। जो इमरान खान रोता चीखता था ना, बार बार मैं अपनी बात को दोहराता हूं कि खान साहब जो कहते थे ना, मैं चाहता हूं कि मेरे फैसले मेरे मुल्क में हो, हमारे फैसले हम खुद करें कि किसने सियासत करनी है किसने नहीं करनी है। हम खानदानी सियासत का, मौरसी सियासत का खात्मा चाहते हैं। ये एक होता है ना कि बाप ने करप्शन की, उसका बेटा भी जवान होता है, फिर बेटा जो है बाप की करप्शन को जो है फिर वो तकवीत देता है, फिर उसके बाद जब वो बुढ़ा हो जाता है, बाप मर जाता है, या उसके अगर बेटे का बेटा हो जाता है, वो अपने अपने दादा की करप्शन को तकवीत देता है। ये सिलसिला दर सिलसिला जो चल रहा है ना, बुनियादी तौर पर ये आईनी इशू नहीं है। ये कौन सा आईनी इशू है आप मुझे बताइए। अब कल इनकी तकरीर आप सुने, बिलावल साहब फरमा ही रहे थे, मैंने कल देखा बिलावल साहब को, कह रहे थे कि जनाब वो देखिए जजों ने बड़ी जोर से, कि जजों ने वो भेज दिया, मेरे भुट्टो साहब को फांसी लगा दी, और वो नवाज शरीफ साहब को क्या लिया था उन्होंने, पता नहीं क्या था उनका, आई डोंट नो, को रेजिडेंट परमिट होता अकामा वाला, उसके ऊपर निकाल दिया। भाई वो अकामे पे नहीं निकाला था, असल मसला पनामा लीक थी। उनका मकसद कहने का ये था कि अदालतों को इतना इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो किसी भी किस्म की करप्शन के ऊपर एलीट को पकड़ सकें। मतलब वज़ीर आज़म अगर करप्शन करे, सदर अगर करप्शन करे, तो अदलिया को इख्तियार नहीं होना चाहिए। हम करप्शन कर सकते हैं, हमें इजाजत है, हमें होना चाहिए, सदर को होना चाहिए, वज़ीर आज़म को होना चाहिए, कोई और वर्दी बगैर वर्दी का बंदा हो उसको होना चाहिए, यानी अशराफिया बदमाशिया जो है ना उसको पूरा पूरा इख्तियार होना चाहिए करप्शन का। अदलिया इस पर ना पकड़े, अगर अदलिया इस पर पकड़ती है तो फिर काम गलत है। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि हम जो है अपने जो इख्तियारात हैं करप्शन करने के, उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम कानून के ऊपर अंडर कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, उनको जो है अदलिया को हम अपने मातहत ले लेंगे। तो ये सारी प्रैक्टिस जो है इसकी असल में वजह ही यही थी। और इमरान खान इसलिए कि इमरान खान इस तमाम चीज़ों के खिलाफ था। आपको पता है इमरान खान तो रोज़े अव्वल से कहता रहा ना कि पार्टी का नाम क्या है, तहरीक इंसाफ। जरा गौर करें, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान, यानी इंसाफ की बुलंदी।
और ये क्या कर रहे हैं, ये इंसाफ को खत्म करना चाहते हैं। तो टकराव आ गया ना सीधा सीधा। आईनी अदालत, मुझे कोई ये समझाए, जैसे मैंने पहले फिर कहा था, तो अब तो ये बन गई ना। पहले तो मुझे बात करता था, लोग कहते फैसला आप खामा खां बहस करते हैं, नहीं बननी, नहीं पास होनी, नहीं पास होनी, तो फिर नहीं बोलता था। मैंने कहा खामा खां बिला वजह लोग ट्रोलिंग करें अपने आप को। अब बन गई ना, तो मुझे कोई ये बता दे कि आईनी अदालत, ये जो सारे मामला चल रहे हैं इस वक्त, जो ये करप्शन कर रहे हैं सारी की सारी, क्या ये आईनी इशू है? इसमें तो कोई भी चीज आईनी नहीं है। पाकिस्तान का जो इस वक्त सबसे बड़ा इशू है, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि हमारे पास मईशत जो है हमारी तबाह हो गई है, हमारे पास करप्शन जो है हमारा सबसे बड़ा इशू है। कितने अभी भी करप्ट लोग, अशराफिया, बदमाशिया ये बैठी हुई है। तो ये जो इनको नहीं पकड़ा जाता, तो क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है ये? जी कॉन्स्टिट्यूशनल तो इशू नहीं है ये तो सीधा सीधा फौजदारी के मामला हैं। स्मगलिंग जो होती है ये फौजदारी है या कॉन्स्टिट्यूशनल है? मतलब बेवकूफ बनाने के लिए कहा गया कि जनाब लोगों को वो नहीं मिलता, इंसाफ नहीं मिलता। मैंने पहले भी कहा था, लोगों को इंसाफ या आईनी अदालत नहीं देंगी। आप जो अगर लोगों को जो बैठ के ये झूठ बोलते रहे वहां पे, क्योंकि उनको पता है कि ये तो उनको मजबूर किया गया था, नहीं तो झूठ बोल रहे थे आकड़ और काकड़ और ताकड़ जितने भी हैं कि जनाब वो लोगों को इंसाफ मिलेगा। वो बाप का होता केस तो दादा का केस होता तो नवासा भुगतता है, वो इसलिए भुगतता है कि आपके पास अदालतें ना वो नीचे कम है। आप नीचे की अदालतों में लाइन लगाएं, बे इंतहा डिस्ट्रिक्ट की बना दें, कोर्ट्स बना दें, आप क्या कहते हैं दूसरे लेवल्स की बना दें, आप क्या कहते हैं वो जो हाई कोर्ट्स के साथ जो नीचे होती हैं सेशन अदालतें होती हैं उनको बना दें, तमाम जजेस को ज्यादा से ज्यादा लेके आए, ताकि वो मुकदमा नीचे ही खत्म हो ना, ऊपर जाए क्यों? ऊपर नहीं जाना चाहिए ना, ऊपर ये तो आप नीचे करते नहीं है। ऊपर से आपने सुप्रीम कोर्ट से आपने तथहीर करना शुरू कर दी, और काम भी पहले उल्टा शुरू किया। मैंने पहले कहा था, लोगों ने मजाक उड़ाया था कि जी ये कैसे हो सकता है जनाब फैसल साहब, आप कह रहे थे कि जो 26वीं तरमीम है पहले सेनेट में जाएगी, हो गई ना, पहले सेनेट में गई ना। ये काम भी उन्होंने उल्टा किया। यानी हर काम जो है कौम के सामने उल्टा हो रहा है, और कौम है कि खामोश बैठी। और मैंने कहा ना कि ये कौम अगर नहीं निकलती ना, ये बात देखिए, लिख लें आप कुछ भी कर लें, ना इमरान खान छूटेगा, ना आपके मामला दुरुस्त होंगे जब तक कौम बाहर नहीं निकलेगी। अब लोग तावीलें पेश करते हैं कि जनाब वो तो कौम ने, भाई नहते कोई नहता नहीं होता। जब इंसान का हौसला होता है ना, तो कोई नहता नहीं। 8-10 लाख बंदा एक साथ चारों तरफ तक निकल जाए तो फिर कौन सा नहता? और कितने वो एक साहब कह रहे थे कि जनाब वो हमारी फौज बड़ी जालिम है, और नहीं मारेगी फौज। यार फौज में भी कुछ लोग होते हैं 10-20 मार देंगे, अगर कुर्बानी दिए बगैर तो कुछ नहीं होता ना, फिर कितनों को मारेंगे? ये नहीं होता इस तरह। ये खौफ जो है ना फैला फैला के ये खौफ ज़्यादा किया है आपको मुस्लिम लीग के लीडरों ने, और क्या कहते हैं ये आपके पीटीआई के लीडरों ने। पीटीआई ने आपको एंगेज किया, मौलाना साहब ने इनको एंगेज करके रखा। जो जैसे मैंने शुरू में कहा था कि मौलाना ने सांप को बंद नहीं किया, इन्होंने सांप को दूध पिलाया। और अब इसके बाद जो है नई आएंगी, और उसके अंदर बहुत सारी चीजें, फौजी अदालतें, दूसरे तीसरे मामला सब आएंगे। अब जबरन आएंगे, जबरन वो लेकर आएंगे, क्योंकि उनको पता लग गया कि जो सियासतदान है ये आगे बढ़ के मजीद अपना मुंह जो है वो काला कराने के लिए तैयार है, और कौम जो है इंतहाई झुक के जो है ना डंडे खाने के लिए तैयार है। अभी बहुत सारी चीजें आपको, इसके बाद बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारी चीजों पे आपके जबरदस्ती कवानीन आएंगे, पैसे और मजीद सख्ती की जाएगी आपके ऊपर, मजीद ज्यादा टैक्सेस लगेंगे, बहुत ज्यादा मामला होंगे। जस्टिस मंसूर के बारे में मैंने पहले भी कहा था कि जस्टिस मंसूर नहीं आएंगे। लोग कहते नहीं आएंगे, लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया था, जस्टिस मंसूर आएगा तो ये कर देगा, वो कर देगा। मैं हमेशा से कहता था वक्त से पहले मत कहा करें। कुछ लोग अगर करना भी चाहते हैं ना, तो आप दुश्मनों को इतना होशियार करते हैं। हर बंदा देखा था ना आपने तजिए निगारों का, जस्टिस मंसूर की जस्टिस मंसूर ने ये कर देना, बस जस्टिस मंसूर आएगा, फिर देखना करेगा क्या। आ गया जस्टिस मंसूर, आपका भी आ जाएगा वो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो तो अभी उन्होंने बना दी आईनी अदालतें। अब वो और बात है, आईनी अदालतों के दरमियान उनके दरमियान फड्डा होता है, लेकिन मतलब कि पोजीशन तो आपने क्रिएट कर दी ना, जजों के लिए भी क्रिएट कर दी ना। जो आपके साथ खड़े थे जब उन्होंने फैसला दिया था, पूरे पाकिस्तान से लोगों को चाहिए था कि कम से कम 10-15 लाख निकल जाते चारों सूबों से लोग कि जनाब, और जाकर घेराव करते सीधा इलेक्शन कमीशन का, और उनको पकड़ के हकीकत में खोल के इनको गिरेबानों से पकड़ के निकालते कि तुमने आइन को तोड़ा है, तुमने इस मुल्क का, तुम मुल्क के दुश्मन हो। सब घर में बैठे हुए जनाब, वो फेसबुक के ऊपर और ट्विटर के ऊपर। देखा ना आज गंडापुर ने क्या बात कही, वही बात कही जो मैं आज से 6 महीने पहले कह रहा हूं कि फेसबुक पे बैठ के इनकलाब नहीं आता। जो भी गंडापुर ने किया, खैर बहरहाल वो सही है, वो उन्होंने भी ड्रामेबाजी की, लेकिन वो भी इसलिए मजबूर हो गए कि साथ निकलने वाला कोई नहीं था। वो पैसे दे दे के खर्चा कर करके लोगों को लेके आ रहा है। लेकिन लोग जो ना पंजाब से, जब तो पंजाब से कुछ नहीं हुआ, जब एक दफा आया तो इधर से सलमान अकरम राजा ने कह दिया हम हुकूमत को टाइम देना चाहते हैं। गलतियां सबकी हैं यहाँ पे, सबकी गलतियां, और अपनी गलतियों की वजह से, अपने जाती मफादात और अपने जाती टकराव की वजह से, जाती तासुब की वजह से, जाती मामलात की वजह से इन्होंने पीटीआई को नुकसान पहुंचाया। और जो पीटीआई की और जो इंसाफ के दुश्मन है इस मुल्क के अंदर, उनको इन्होंने तकवीयत पहुंचाई।
असल कहानी सिर्फ ये हुई है, उसके अलावा कुछ नहीं। आज आपने देख लिया 26वीं तरमीम का पहला रद्द-ए-अमल उन्होंने कह दिया कि जनाब आप मिल नहीं सकते वहाँ पे, बिल्कुल अडियाला जेल पे पाबंदी लगा दी है, टोटल लगा दी। और साथ में गंडापुर फरमा रहे हैं कि जनाब वो अगर मेजोरिटी का जज नहीं आया तो हम बाहर निकलेंगे। अरे भाई तुम क्या बाहर निकलोगे, जब एक जज नहीं आएगा, तुम शोर बात कर रहे हो, जब 8 जजों ने तुम्हें रास्ता दिखाया था तुम बाहर नहीं निकले। इस तमाम मामले से मैं बता रहा हूं आपको, ये सब जो है ना, सब ये पेचीदगियां होंगी, मजीद पेचीदगियां पैदा होंगी, और सारा का सारा मामला जो है ना, सियासतदानों को कोई फायदा नहीं होगा, ना इस हुकूमत को फायदा होगा। इन तमाम तरामीम से सिर्फ और सिर्फ ताकतवर हलकों को फायदा होगा, जो चलाते हैं उनकी मनमानी होगी, उनके फैसले होंगे, ना अवाम से इस पे सख्ती आएगी। और ये जो मौजूदा हुकूमत है इसका भी इंशाल्लाह मुंह काला होगा, आप देख लीजिएगा। मैं बहुत सारी चीजें नहीं बता रहा आपको। अच्छा, दूसरा ये कि छोटा सा मैं बात कर लूँ, हालात जो है ना बैनुल-अक़वामी सतह पर भी बड़े होते जा रहे हैं, लेकिन एक चीज़ है कि पाकिस्तान के पड़ोस के अंदर बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है। वो डेवलपमेंट हुई कि चीन और जो है ना, आप देखेंगे वो हिंदुस्तान करीब आ गए, जो लद्दाख के अंदर जो उनका मामला था ना वो दुरुस्त होने लगा। देखिए 2 वजूहत है, मैं पहले भी कहता था कि ये जो ब्रिक्स है ना, ब्रिक्स के अंदर जो है, ब्रिक्स में जितने भी ममालिक हैं उनके दरमियान ये फैसला हुआ था कि ब्रिक्स के अंदर जितने भी ममालिक हैं वो आपस में ताल्लुकदारी बढ़ाएंगे। और मैंने कहा था कि 26 जो अभी होने जा रहा है इसी अक्टूबर के आइंदा दिनों, चंद दिनों में, उसके अंदर भी ये फैसला होना था कि ब्रिक्स के जो है ना ममालिक, इनको करीब लाया जाएगा, इनको इकोनॉमिकल और इवन के दिफाई इनको इत्तेहाद बनाया जाएगा, और इनके दरमियान जो डिस्प्यूट्स हैं उनको खत्म किया जाएगा। क्योंकि अगर एक ही घर के अंदर, मतलब ब्रिक्स की मिसाल घर से दे रहा हूँ, अगर घर के अंदर 4 आदमी रहते हैं वो आपस में लड़ेंगे तो घर तो तबाह हो जाएगा ना। तो ये फैसला किया गया था कि मामला दुरुस्त किए जाए। तो ब्रिक्स की वजह से चाइना ने, रूस ने और दूसरे ममालिक ने इनको करीब लाने की कोशिश की। अब ये हो रहा है कि जो तातारिस्तान का जो है, क्या कहते हैं, काजान, गालिबन, शायद अगर माफ कीजिएगा मुझसे गलत हो जाए, काजानी है गालिबन उनका कैपिटल, वहां पे अब सुना ईरान के सदर भी पहुंच रहे हैं और मोदी भी आ रहे हैं और दूसरे लोग आ रहे हैं। तो और वहां पे चाइना की क़यादत भी आ रही है। तो मुझे लगता है कि शायद ये मामला जो है ना कहीं ब्रिक्स जो है ना कहीं ना कहीं अपना असर दिखाने लगा है। अब इसको क्या, इसके ऊपर नेटो क्या परेशान होता है या मगरिब की इस पे क्या सोच होती है वो देखना पड़ेगा। क्योंकि मगरिब का जो इस वक्त मामला है ना, वो तो मुझे लग रहा है कि बुनियादी तौर पर उन्होंने जंगें तो फैला दी हैं, लेकिन वो हार रहा है मगरिब इस वक्त, मेरा जहां तक ख्याल है। अभी वो देखे ना, वो क्या नाम है उनका, लॉयड ऑस्टिन हो गए, और आपका जो है टोनी ब्लिंकन साहब हमारे जो वजीर खारजा हैं, अब आखिरी दौरे कर रहे हैं वो, क्योंकि वो कोई कामयाब तो अभी तक हो ही नहीं, जंग उन्होंने करवा दी। बाइडन साहब परसों जर्मनी में आकर कहेंगे कि जनाब हम उधर तो बंद करवा सकते हैं लेकिन इधर कुछ नहीं करवा सकते। तो इसका मतलब है फिर अब तू चल में आया वाली बातें हैं। आखिरी कोशिशें हैं उनकी कि शायद कोई जंगबंदी करा रहे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये जंगबंदी जो है वहां से करवा पाएंगे। तो ये जो है एक बड़ी अहम चीज़ है। दूसरी है कि ईरान के हवाले से बता दूं कि ईरान के हवाले से मैंने कहा था कि ईरान पर हमले का जो है ना बिल्कुल जिसे कहते हैं काउंट डाउन शुरू हो गया था, लेकिन जैसे ही ईरान ने कहा ना, आपको पता है कि ईरान की तरफ से क्या बयान आया था, उन्होंने कहा कि ईरान पर हमला हुआ तो हम ऐसा जवाबी हमला करेंगे कि जो कि न्यूक्लियर से भी ज्यादा ताकतवर होगा। कुछ लोगों ने हाइड्रोजन बम कहा, कि कुछ ने कुछ और कहा, लेकिन जो मगरिब की जो इंटेलिजेंसिया है और जो इसराइल की इंटेलिजेंसिया है, उन्होंने कहा कि यार कुछ ना कुछ है इनके पास ऐसी चीजें जरूर कि हो सकता है कि वो ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी इनको चीन की तरफ से, रूस की तरफ से मिल गई है कि जिसकी वजह से हो सकता है कि वो कोई ना कोई गड़बड़ कर दें। तो इस वजह से अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना ठहराव आ गया इस मामले के अंदर। वो जो टिक 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 जो शुरू हुई थी ना, उसको आस्ते 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 कर दिया उन्होंने, कि अब वो देखना चाहते हैं कि ईरान के पास कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी, क्या चीज़ ऐसी आ गई है जिसकी वजह से, और ईरान ने आज फिर दोबारा धमकी लगाई है। और साथ ही में उसके जो हैं, आप देखें कि उनकी जो प्रॉक्सी से वो लड़ रही है मुसलसल। हालांकि उधर इस्माइल हानिया के बाद वो की जा रही है कि इस्माइल हानिया को लेकर आएंगे। उनके बाद ये जो इनका भी हुआ है, हिजबुल्लाह के जो जितने भी उनके सारे जो शहीद हुए हैं, उसके बाद कहा जा रहा है कि हो सकता है उनके भाई इस्माइलिया को ना लाए जाएं, दूसरे क्या कहते हैं, एक नसीरू हैं, मोहम्मद नसीरू है, उनको लाने की भी बात हो रही है। लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ कि क्या इस्माइल हानिया को लेके आते हैं या उनके भाई को लेके आते हैं, या सनवार के भाई को लेके आते हैं, या एक और साहब आ रहे हैं उनका भी नाम है, अभी फैसला नहीं हुआ। लेकिन उन तमाम चीज़ों के दरमियान भी जो असल में है ना, वो ये है कि हमले रुके नहीं हैं। और आज खबरें ये आ रही हैं कि लेबनान से फिर ऐलान हुआ है कि वो इसराइल के ऊपर नए तरीके से वो जो है हमले करने जा रहा है, और उन्होंने कहा है कि अब हम जो पहले हमले होते थे हम उससे ज़्यादा करेंगे। दूसरी जानिब अमेरिका के जो है हमले जारी हैं यमन की तरफ, लेकिन यमन भी बराबर में हमले कर रहा है। तो ये सारी सूरत हाल जो है ना, ये मुझे लग रहा है कि मामला जो है ना कहीं अभी तक सुधार की तरफ नहीं जा रहे, लेकिन जैसे जैसे ट्रंप का मामला करीब आ रहा है, ट्रंप ऊपर जा रहा है।
तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जो लोग अब जंग तेज करना चाह रहे थे उनके अंदर कुछ रुकावट सी आ गई है। अब या वो कोशिश कर रहे हैं कि या जंग बंद कर दे या बिल्कुल ही बहुत कुछ बड़ा हाथ करके ना आगे से अपने कोई अहदाफ हासिल करे। देखते क्या होता है, चंद दिन आने वाले बहुत अहम होंगे। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।